दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों देखिए आज हमारा संविधान में 210वां लेक्चर है। ठीक है, संविधान में 210वां यानी कि टोटल सीरीज जो चल रही है 210वां लेक्चर है। इसी सीरीज में 150 लेक्चर में हम लोगों ने इतिहास विषय को कवर किया कंप्लीटली। दोस्तों आपको एंशियंट मिडावल और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास दी गई पूरे के पूरे 150 लेक्चर में। उसके बाद 151 नंबर से आगे जो आज हम 210 लेक्चर कवर कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान की चर्चा यहाँ पर किया गया है। यानी स्पेशली अगर आप ध्यान देंगे तो संविधान का ये 60वां लेक्चर है। 60 लेक्चर हो चुका, अभी भी संविधान समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी दोस्तों मैं कम से कम 10-12 पार्ट आपको और दूंगा ताकि अच्छे से संविधान जो है समाप्त हो जाए, बढ़िया सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और देखिए आज का अगर क्लास आप अटेंड करते हैं तो 6300 सवाल आपके तैयार हो गए। मायने रखता है यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर 6300 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो आज हमने टॉपिक चूज किया है संविधान की संघीय विशेषताएं। ऐसी टॉपिक जिसे हम पढ़ते ही नहीं है लेकिन सवाल आते हैं। सवाल कैसे कैसे आते हैं मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। सवाल आता है कि किस प्रकार की सरकार में समस्त शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं। यह कौन सी सरकार की खासियत है? यह सरकार कितने प्रकार की होती है? आपको तो यही नहीं जानकारी है। करेक्ट, केंद्र एवं राज्य सरकारों के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार में क्या क्या अंतर है, कितने पार्ट में वो विभाजित है सरकार। ठीक है, संविधान सम्मत नहीं होने पर किसी कानून को कौन अवैध घोषित कर सकता है? चीन, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो देश है दोस्तों यहाँ पर किन प्रकार की सरकारें हैं? भारत में सरकार का स्वरूप कैसा है? द्वैत पद्धति में केंद्र और राज्य को किसके द्वारा संप्रभु शक्तियां दी गई हैं? इस तरह से तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं, बेशक पूछे जाते हैं, लेकिन तैयारी कितनी है ये तो उसी समय पता चलता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है। अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी, अलग अलग विषय के लिए भी। आप मौका दीजिए, जुड़िए। आप केवल इतना सोचिए, जो इंसान मुफ्त में इतनी मेहनत कर सकता है, इतने अच्छे क्वालिटी कंटेंट वाली क्लास दे सकता है, वो अपने पेड प्रोग्राम में कितनी मेहनत करता होगा। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे आते हैं अपने सवालों पर। याद रखेंगे दोस्तों आज हमारी 210वीं क्लास है और आज हम कवर कर रहे हैं अपने 6300 सवाल। ठीक है, और याद रखेगा संविधान की संघीय विशेषताओं से संबंधित सवाल है। पहला सवाल क्या लिखा है? लिख रहा है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के संबंधों की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को किन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, वो दो प्रकार आपको बताने। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला प्रकार दोस्तों संघीय सरकार। कौन सा है पहला प्रकार? क्या दोस्तों? पहला प्रकार सरकार का कौन सा होता है? संघीय सरकार। और दूसरा प्रकार होता है दोस्तों एकात्मक सरकार। कौन सा? संघीय सरकार और एकात्मक सरकार। कभी भी परीक्षा में आए तो क्या बताएंगे? संघीय और एकात्मक। इसी एकात्मक सरकार को ही दोस्तों एकल सरकार भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एकल। ठीक है, तो घबराइएगा मत, चाहे एकल लिखे चाहे एकात्मक लिखे एक ही बात है। ठीक है, तो सरकारें कितनी प्रकार की होती हैं? ये दो प्रकार। बहुत आराम से पढ़िएगा, कुछ आसान सवाल भी मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपको नहीं पता होंगे। लिख रहा है किस प्रकार, ध्यान से पढ़िए, किस प्रकार की सरकार में समस्त शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं। ठीक है, तो उस सरकार का नाम बताना दोस्तों। उस सरकार का नाम है संघीय सरकार। क्या नाम है? देखिए शब्द से ही पता चल जाएगा कि उत्तर यहां पर है संघीय सरकार। मतलब संघ की बात कर रहा हूं, संघ मतलब होता है केंद्र। ठीक है, तो संघीय सरकार जो होता है यही करेंगे ना, बताइए यही करेंगे ना? बिल्कुल सही। चलिए बहुत अच्छा काम किया। तो आप भावनाओं में बह करके जैसे ही आपने जवाब दिया, आपका जवाब क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। मैं जान रहा था। कितना अच्छा फ्लो बना, वाह वाह सर। संघ से संघ को पकड़ा, उत्तर कर दिया गलत। सवाल पढ़िए, नेचर पढ़िए, नहीं ध्यान देंगे तो ऐसी गलती होगी। सवाल क्या लिखा है? कह रहा है किस प्रकार की सरकार में समस्त शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। और केंद्र के पास मतलब केंद्र सर्वे सर्वा है। और केंद्र सर्वे सर्वा कब होता है? जब एकल सरकार की बात आती है, जब एकात्मक सरकार की बात आती है। ठीक है, एकात्मक सरकार। संघीय सरकार में तो याद रखेगा द्विसदनात्मक व्यवस्था हो जाती है। हाँ, दो सदन हो जाते हैं, है कि नहीं? तो याद रखेगा ये व्यवस्थाएं अलग हो जाएंगी। तो अगर कभी पूछे कि समस्त शक्तियां केंद्र सरकार में निहित है तो किस प्रकार की सरकार होगी, तो याद रखेगा एकात्मक सरकार। ये संघ से संघ को मिलाकर के उत्तर किया ना तो बंटाधार हो जाएगा। समझ में आया गलती कितनी स्पीड में होती है? आगे सुनिए, लिख रहा है किस प्रकार की सरकार में शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों में विभाजित होती हैं
तब आप बताएगा दोस्तों अब मामला आया किसका, संघीय सरकार का। ठीक है, जब कभी दोस्तों एकल शक्ति की बात करें, कभी दोस्तों केंद्र के पावरफुल होने की बात करें, वहां राज्य की अनुशंसा ही ना हो तो एकात्मक सरकार आप कहिएगा, उसका नाम ही एकात्मक है। ठीक है, और जब दोस्तों राज्य की परिकल्पना कर दिया तब आप क्या कहेंगे, संघीय सरकार कहिएगा। ठीक है, तब आप क्या कहेंगे, संघीय सरकार। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल देखिए। लिख रहा है किस प्रकार की सरकार अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करती है। बहुत ध्यान से पढ़िए, पता नहीं कब क्या जो है गड़बड़ी हो जाए। देखिए हमने चैप्टर भी इसीलिए ऐसा चूज किया है ना जो आप पढ़ते नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहता हूं पढ़ा करिए। आजकल एग्जामिनर ऐसे चैप्टर से दोस्तों सवाल बना रहा है और आप सभी गलत उत्तर दे रहे हैं। क्वेश्चन में दम कुछ नहीं है, एकदम दम नहीं है। आप ध्यान से पढ़िए, उत्तर इसी में लिखा है। लिख रहा है उस सरकार का नाम बताइए जो अपने अधिकार क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्र जो चाहे कर सकती है। ठीक है, कब ऐसा होता है, जब मोनोपोली वाली बात हो। कब ऐसा होता है, जब दोस्तों जो सर्वे सर्वा सरकार हो, जब उसकी बात आती है तब वो अपने मन का कर सकती है। ये जो शब्द लिख रहा अपने अधिकार क्षेत्रों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग, इसका मतलब क्या है, वो जो सोचे कर ले, वो जो सोचे कर ले। और ऐसा कब होता है, आपने कहा सर्वे सर्वा सरकार में। सर्वे सर्वा का मतलब क्या है, एकात्मक सरकार में। किसमें दोस्तों, एकात्मक सरकार वाली जो व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, सर्वे सर्वा कौन होती दोस्तों, सर्वे सर्वा केंद्र होता है। तो केंद्र को जो लगता है केंद्र वो कर देता है, जो केंद्र को लग जाए वो कर देगा। किसी से पूछना है नहीं, कोई है ही नहीं तो पूछने की जरूरत क्या है। बात समझ में आ रही है, इसको ध्यान रखिएगा। लिख रहा है चीन हो गया, जापान देश हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। अगर यहां पर ब्रिटेन ऑप्शन न देता तो शायद आप उत्तर जो है गलत बताते, लेकिन मैंने जानबूझ के ब्रिटेन दे दिया कि चलो कुछ तो क्लू दे दूं कि बता दो। तो चीन हो गया, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन आदि। यहां पर दोस्तों सरकारों का स्वरूप आपने दो ही स्वरूप पढ़ा, या तो एकात्मक सरकार या तो संघीय सरकार। तो इन देशों में दोस्तों किस प्रकार की सरकार है, याद रखेगा यहां पर एकात्मक सरकार है। ठीक है, एकात्मक सरकार। बहुत सारे बच्चे ये ब्रिटेन पढ़ करके ना वो तुरंत चले जाते हैं संसद समझ लेते हैं, क्योंकि वो पढ़े हैं कि संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है, पढ़े हैं ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, और तुरंत जो है यहां उत्तर क्या कर देते हैं, गलत हो जाता है। होता है, क्या करेंगे, अब होता है तो होता है, लेकिन आप समझिए कि गलती नहीं करनी है। लिख रहा है वहीं अमेरिका की बात करें, वहीं हम कनाडा की बात करें, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहां दोस्तों किस प्रकार की सरकारें हैं, याद रखेगा यहां संघीय सरकार है। कैसी सरकार है दोस्तों, संघीय सरकार है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसी तरह से दोस्तों सवाल आते हैं परीक्षा में, बहुत ध्यान से जब एक एक चीजें आप पढ़ेंगे तब जाकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल में। चलिए, लिख रहा भारत में किस सरकार का स्वरूप कैसा है। ठीक है, अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में सरकार का स्वरूप क्या है दोस्तों, दोनों तरह का। ठीक है, कैसा, एक तो संघीय सरकार का भी जो है खासियत यहां पे देखने को मिलती है, दूसरा दोस्तों एकात्मक सरकार की जो खासियत होती है वो भी यहां मिल जाती है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों दोनों का मिला जुला रूप है भारत के अंदर। ठीक है, इसी तरह से जब आप कभी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र, तब आप वहां पढ़ते हैं किसके बारे में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। तो जब अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, उसी तरह से पूंजीवादी, ये जैसे अमेरिका वगैरह तो वहां पूंजीवादी वो देश हैं, और समाजवादी देश कौन से, जैसे चीन वगैरह को समाजवादी में रखा जाता है। ठीक है, लिख रहा भारतीय संविधान में संघ स्तर पर यहीं पर पॉइंट हाईलाइट करिए, संघ स्तर पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर राज्यों की पद्धति। अच्छा, संघ स्तर पर केंद्र की और राज्य स्तर पर क्या दोस्तों, राज्यों की पद्धति को अपनाया गया है। ये जो पद्धति अपनाई गई इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, मैंने अभी पीछे बताया कि जब दोनों की बातें आ जाए तो संघीय व्यवस्था हो जाएगा, या फिर इसे एक और नाम देंगे दोस्तों, द्वैध शासन पद्धति। क्या कहेंगे दोस्तों, द्वैध शासन पद्धति। क्या अपने भारत में द्वैध शासन पद्धति है, बिल्कुल है। केंद्र का अपना नियंत्रण चलता है और राज्यों का अपना कानून नियंत्रण चलता है। तो हम कह सकते हैं कि द्वैध शासन पद्धति आज भी हमारे यहां देखने को मिलती है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है द्वैध पद्धति में केंद्र एवं राज्य सरकारों को किसके द्वारा संप्रभु शक्तियां दी गई हैं। तो दोस्तों इनको पावर कौन देता है, इनको पावर देता है भारतीय संविधान।
कौन देता है? भारतीय संविधान के द्वारा पावर दिया गया है, या परीक्षा में संविधान न दे तो बताएगा दोस्तों भारतीय संसद। किसने पावर दिया दोस्तों? संसद में व्यवस्था है तभी न मिला है, और संसद में वही दिया गया, संविधान में वही दिया गया जो कुछ संसद में बताया गया है। ठीक है, तो वैसे देखेंगे तो ज्यादा सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान हो जाएगा, क्योंकि संविधान ने इस तरह की व्यवस्था दे रखी है, इस तरह की व्यवस्था दे रखी है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है कि कौन सी सरकार रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के मामलों को देखती है? तो दोस्तों ने पढ़ा है संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो इसको कौन देखेगी दोस्तों? इसको संघ सरकार देखेगी। तो चाहे आप संघ सरकार कहो, चाहे आप केंद्र सरकार करो, क्योंकि दोस्तों ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, इसीलिए दोस्तों ये संघ या केंद्र सरकार के द्वारा देखे जाते हैं। ऐसे लिख दे कि कौन सी सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के मामलों को देखती है? तो ये सारे मामले कौन देखता है? राज्य सरकार देखती है। ठीक है, थोड़ा आसान सवाल आए तो भगिए मत, आगे ऐसे भी सवाल मिलेंगे जहां पर जो आपकी हालत बहुत खराब होने वाली है, और उत्तर तो प्रश्न कभी सुना ही नहीं होगा तो उत्तर देने की हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, जब कभी किसी प्रश्न को आपने देखा होगा तब तो आप उत्तर बताएंगे, जब प्रश्न देखा ही नहीं है उत्तर कैसे बताएंगे? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा किस देश का संविधान न केवल लिखित अभिलेख है बल्कि विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है? तो हम कहते हैं दोस्तों भारत का संविधान। जी हां दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जी हां दोस्तों, इतना बड़ा संविधान आज तक दुनिया में किसी देश ने बनाया नहीं। पता नहीं फुर्सत नहीं थी कि उनके देश में पेज की कमी थी, चाहे जो भी हो, लेकिन किसी देश ने बनाया नहीं जो भारत ने कर दिखाया। जी हां दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। चलो 2-4 आसान सवाल देता हूं, थोड़ा सा मन को जो है तसल्ली मिले कि नहीं आज की क्लास में हम 2-4-10 सवाल कर सकते हैं अपने मन से। ठीक है, आइए। लिख रहा भारतीय संविधान के कितने भाग है? भारतीय संविधान के कितने भाग है दोस्तों? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के वर्तमान में कितने भाग हैं? ऐसे तो 22 भाग हैं अगर मूलतः बात करें। किसकी बात करें? मूलतः। और अगर वर्तमान की बात करें तो याद रखेगा अब 25 भाग हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं दोस्तों? तो हम देखिए दोनों पढ़ते चलेंगे, क्योंकि परीक्षा में ना कभी मूलतः पूछता है कभी वर्तमान पूछता है, तो दोनों पढ़ के छुट्टी कर लो, है कि नहीं। आगे लिख रहा है भारतीय संविधान मूलतः भारतीय संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां थी? तो अनुसूचियों की संख्या दोस्तों अगर मूलतः बात करेंगे तो अनुसूचियां कितनी थी दोस्तों? कुल 8 अनुसूची थी। मूलतः बात करेंगे तो कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची हो गई हैं? तो अनुसूची की संख्या अब कितनी हो गई है? 12 हो गई। ठीक है, तो वर्तमान अगर पूछे तब 12 बताइएगा, और मूलतः पूछे तो कितना बताएंगे? 8 बताइएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ो। लिख रहा भारतीय संविधान में वर्तमान में संशोधनों के बाद, देखिए वर्तमान का डेटा पूछ रहा है, वर्तमान में संशोधनों के बाद शामिल उपबंधों समेत कितने अनुच्छेद हैं? तो याद रखेगा यहां पर कुल अनुच्छेद कितने दोस्तों? कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो याद रखेगा कुल अनुच्छेदों की संख्या 400 प्लस हो गया, लेकिन 400 प्लस बोलना अच्छा नहीं लगता, उसके साथ कुछ बोलना पड़ेगा। तो याद रखे दोस्तों वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या लगभग हो गई 448। कितनी हो गई है? लगभग 448। और अगर मूलतः देखेंगे तब कितना मिलेगा दोस्तों? तब आप बताएंगे 395 अनुच्छेद। कितना बताएंगे? 395 अनुच्छेद। तो ये बातें भी आप याद रखना, क्योंकि यहां से भी कई सारे सवाल बनते हैं परीक्षा में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए जो है किताबें हम लोग लिखे हैं, हमारी टीम ने बनाई है किताबें। आप एक बार किताबों को लेकर देखिए, हर किताब की अपनी खासियत है, हर किताब की अपनी विशेषता है। जैसे आज हम संविधान की विशेषता पढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगा आप थोड़ी सी बातें जानिए। जैसे ये पुलिस परीक्षा के लिए किताबें हैं। हमने क्या किया दोस्तों, जब कोई पुलिस की तैयारी करता है तो कम से कम 5 स्टेट का पुलिस वो देने की सोचता है, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली पुलिस। ये 5 पुलिस दोस्तों एक ही किताब में। अब इससे बेहतर आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। इसी तरह से ये आरओ की जो जीएस वाली किताब है, इस किताब की खासियत है कि प्रश्न से प्रश्न कैसे बनते हैं ये यहां पर मिलेगा। और थोड़े बहुत नहीं दोस्तों, कुल 12,000 प्रश्नों का संकलन किया गया। परीक्षा उपयोगी कितना? 12,000 प्रश्न। उसी तरह से जो आरओ हिंदी है दोस्तों, इसमें प्रत्येक चैप्टर में 500 सवाल। जी हां दोस्तों, कितना सवाल? हर चैप्टर में। ठीक है, याद रखेगा प्रत्येक चैप्टर में कितने सवाल दोस्तों? 500 सवाल। ये मायने रखता है, एक एक चैप्टर में 500 सवाल कहां मिलेगा? अपनी हिंदी की बात करेंगे जो बुक है दोस्तों, तो यहां सीधा सीधा कितना सवाल है?
5000 सवाल है। इसी तरह से हर किताब की अपनी खासियत, आप मौका दीजिए, जुड़िए। इस किताब को ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे ना, अगले 3-4 दिनों में घर में आ जाएगी, ठीक है। तो आज जो आप क्लास देख रहे हैं बस देखते रहिए, 3-4 दिनों में किताब पहुंची घर पे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, हम जो है रिप्लाई दे लेंगे, ठीक है। लिख रहा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानून किस लिखित अभिलेख के अनुसार होने जरूरी हैं। तो दोस्तों एक मिनट, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा, अब देखिए क्वेश्चन ऐसा लग रहा है ना खाली भौकाल क्वेश्चन का है उत्तर तो इतना आसान है आप सोच भी नहीं सकते। करा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानून, इनके द्वारा जो कुछ भी कानून दोस्तों प्रभाव में लाया गया, ये किस लिखित अभिलेख के अनुसार हैं। ये सब कहां लिखे गए? अरे संविधान में लिखे गए। और कहां लिखे गए? खाली भौकाल में ऐसा सवाल दे दिया, उत्तर देख रहे हैं, उत्तर कितना आसान है। तो भारतीय संविधान में जो कुछ लिखा गया है वही तो प्रभावी है बताइए, कुछ अलग से है? लिख रहा है यदि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो उन्हें कौन अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे संसद अवैध घोषित करेगी। अरे संसद ने तो बनाने का काम करती है, अवैध घोषित करने का काम कौन करती है दोस्तों? याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट। ये दोस्तों क्या करती है? ये किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है कि ये कानून सही है या फिर नल एंड वाइड है। तो ये आप याद रखेंगे, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा दोस्तों कानून अवैध घोषित किए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल, संविधान सम्मत नहीं होने पर, मान लीजिए कोई ऐसा कानून आ गया जो संविधान सम्मत नहीं है, संविधान के अनुरूप वो कानून सही नहीं है, ठीक है। नहीं होने पर किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय किस शक्ति के तहत अवैध घोषित कर सकती है? अभी तो उन्हें पढ़ लिया कि चलो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन भाई उनको कोई ना कोई पावर मिला होगा ना। ये पावर का नाम बताना है, किस पावर के तहत। उसे बोलते हैं दोस्तों न्यायिक समीक्षा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू नाम देते हैं उसे। क्या देते हैं नाम? जुडिशियल रिव्यू। याद रखेंगे, उसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा। इस न्यायिक समीक्षा के तहत दोस्तों क्या कर सकते हैं? इसे अवैध घोषित किया जा सकता। अगर कोई भी कानून संविधान सम्मत नहीं है तब उसे अवैध घोषित कर किया जा सकता है। किसके द्वारा? या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या तो हाई कोर्ट के द्वारा। इस सवाल को भी आप याद रखेगा। अगला सवाल लिख रहा है कि किस देश का संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर है, ठीक है, यानी मीडियम है, दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है। जरूरत पड़ने पर चेंज भी हो जाता है, जरूरत पड़ने पर उसमें जैसा चाहे वैसा परिवर्तन किया जा सकता है, कानून बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो किस देश के संविधान की बात हो रही दोस्तों? याद रखेंगे, भारत का संविधान, ठीक है। भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से लचीला है ना ही पूर्ण रूप से कठोर है। और भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां का संविधान बहुत कठोर है, ठीक है, बहुत कठोर है, जो बन गया सो बन गया, लेकिन हमारे देश के संविधान में ऐसा नहीं है। लेकिन संविधान द्वारा शक्तियों के विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए किस प्रक्रिया को कठोर बनाया गया दोस्तों? हाँ, तो ये कहा गया कि ऐसा नहीं कि इतना लचीला बना दो कि सुबह उठते ब्रश करते ही तुरंत चेंज हो जाए कानून, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो थोड़ा कठोर बनाया गया प्रक्रिया को। इसीलिए दोस्तों कौन सी प्रक्रिया कठोर है? याद रखेंगे, संविधान संशोधन प्रक्रिया, ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो बनाई गई है ये थोड़ी कठोर बनाई गई। अच्छा दोस्तों, अगर इसका स्रोत देखें तो कहां से लिया गया है? तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया, ठीक है। कहां इसके बारे में बताया गया दोस्तों? तो जब आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अनुच्छेद 368। वहां पर दोस्तों इस संविधान संशोधन के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, उससे संबंधित प्रावधान इस अनुच्छेद में दिए गए। अगला सवाल लिख रहा, संविधान की संघीय संरचना जैसे केंद्र राज्य संबंध, जैसे न्यायिक संगठन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ ही कितने राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है? अगर मान लीजिए संविधान के संघीय संरचना में कोई चेंजेस होना है तो दोस्तों विशेष बहुमत तो जरूरी है, लेकिन दोस्तों ये कह रहा है कि कितने राज्यों की स्वीकृति? तो याद रखेगा कम से कम 50%। कितना? कम से कम 50%, ठीक है। 50% का मतलब क्या दोस्तों? यानी जो संबंधित राज्य हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। जितने लोगों से संबंधित है ये चेंजेस है उनमें दोस्तों कम से कम 50% दोस्तों जब अपना क्या देंगे, अपना जो है सहमति देंगे, तब जाकर ये चेंजेस होगा, अन्यथा ये चेंजेस नहीं होगा। ये दोस्तों ये बताना चाह रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है। तो बड़ा आसान सवाल दे दिया। अगर दोस्तों ही कह देता मूलतः, तो याद रखेगा मूलतः यानी जब संविधान बना तब अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी दोस्तों, तो वर्तमान में अनुसूचियां कितनी दोस्तों, कुल 12 अनुसूचियां हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। ठीक है, तो दोस्तों केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये अनुसूची का नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखेगा 7वीं अनुसूची में हम पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। और ये अगर कहें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो दोस्तों, ये किस देश के संविधान से लिया गया, इसका स्रोत क्या है दोस्तों, तो हम कहते हैं कनाडा के संविधान से। कहां से लिया गया दोस्तों, कनाडा के संविधान से लिया गया। लिख रहा है 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में पहले 97 विषय थे दोस्तों, तो याद रखेगा 7वीं अनुसूची में कुल 3 तरह की सूची है। उसमें दोस्तों पहली है संघ सूची। ठीक है, कौन सी सूची दोस्तों, तो सबसे ऊपर कौन सी है, संघ सूची है। ठीक है, चलिए संघ सूची है, तो संघ सूची में पहले कितने विषय थे दोस्तों, पहले कितने विषय थे, तो पहले 97 विषय थे। अब कितने विषय हैं दोस्तों, ये सवाल आए तो क्या बताएंगे, अब 100 विषय। ठीक है, तो पहले 97 याद रखेगा, अब कितना याद रखेंगे, 100। किसकी बात कर रहे हैं, संघ सूची की। और संघ सूची पर कानून कौन बना सकता है, संघ यानी कि केंद्र बना सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये 7वीं अनुसूची में कुल 3 सूचियों के बारे में बताया गया है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, यही उनका वरीयता क्रम भी है। ठीक है, लिख रहा है 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में पहले 66 विषय थे, तो याद रखेगा बात कर रहा है राज्य सूची की। किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है राज्य सूची की। राज्य सूची की बात करें और पूछे दोस्तों पहले कितनी थी, तो पहले संख्या थी दोस्तों 66। और अगर पूछे दोस्तों अब संख्या कितनी है, अब यानी वर्तमान में संख्या कितनी है, तो बताएगा घट करके 61 हो गया है। ठीक है, घट कर कितना हो गया, 61। लिख रहा है 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में पहले 47 विषय कहां पर थे, तो 47 थे दोस्तों समवर्ती में। कहां पर थे, समवर्ती सूची में। ठीक है, ये पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर समवर्ती की बात करें और पहले पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों, पहले 47 थे। ठीक है, पहले 47 थे। और अगर अब पूछे तो अब कितना हो गया, तो 5 बढ़ गया है, 47 और 5 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, यही हो गया ना, कितना हो गया है, 50 हो गया कि 52 हो गया, 52। ठीक है, याद रखेंगे। कह रहा है 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो याद रखेगा इसी को कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, और समवर्ती सूची को दोस्तों याद रखेगा राज्य सूची से वरीयता दिया गया है। राज्य सूची से वरीयता यानी पहले नंबर पे संघ सूची है, दूसरे नंबर पे समवर्ती सूची है, और तीसरे नंबर पे कौन सी सूची आएगी, राज्य सूची, जो अंतिम में आती है, ये तीसरे नंबर पे रखी गई। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, ऐसा विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, उन्हें कहा जाता अवशिष्ट। अवशिष्ट विषय क्या कहते हैं, अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, बचा खुचा। ठीक है, और बचे खुचे पे चाहे अवशिष्ट कहिए चाहे अवशेषी ये कहिए, अवशेषी मतलब रेसिड्यूरी हो जाता है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया दोस्तों, तो याद रखेगा केंद्र सरकार को। ठीक है, केंद्र या फिर संघ सरकार को। ठीक है, याद रखेगा ये दोस्तों कानून बना सकते हैं। लिख रहा भारत में किस लिखित अभिलेख की सर्वोच्चता स्थापित है, वो लिखित अभिलेख कौन सा दोस्तों, तो याद रखेगा भारत में भारतीय संविधान सर्वोपरि है, बाकी सारी चीजें संविधान के नीचे हैं। चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो जो कुछ हो, ये इस लिखित संविधान के क्या है, नीचे है। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आज हम लोग संविधान की विशेषताओं से संबंधित जो सवाल कर रहे थे ये हमारा कवर होता है, और आज हमारे 6300 सवाल यहीं पे हमारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहे तो आगे दोस्तों अब तो हमारा ये समाप्त हो रहा है, अब हम ज्योग्राफी की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आप सीरीज से जुड़े रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। कल को दोस्तों हम 10,000 भी कंप्लीट करेंगे, और इसी तरह से कल को हम 25,000 भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन तब शायद जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको लगेगा कि सर बहुत जो है मेहनत वाली बात है, अब तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए पढ़िए, अभी भी समय है। ठीक है, एक एक दिन में 4-4, 5-5 कवर करेंगे तो ज्यादा दिन नहीं लगेगा, और 2 महीने में दोस्तों पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और आप देखिए ना कितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट है कि नहीं। अब बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए, उनके हैंड रिटन नोट्स जारी किए गए, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। बाकी किताब ऑर्डर करेंगे तो
किताब तो बाई पोस्ट घर पे जाएगी, कोर्सेज भी दोस्तों एक बार आप ट्राई कीजिए स्टडी 91 का, फिर आप कहेंगे कि वाकई कोर्सेज ऐसे हैं कि हम अपने फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं। जब फ्री में इतना कुछ पढ़कर मजबूत हो जा रहा है तो सोचो पेड प्रोग्राम में कितना मजबूत हो जाएगा, है कि नहीं। तो आइए आप ज्वाइन करिए, बेशक चीजें अच्छी चलेंगी। आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। दोस्तों इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर ये जरूर से किया करिए, ठीक है। धन्यवाद।